जनक की आंखों में उस दिन एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे वह कुछ महसूस कर रही हो, एक अनकहा डर, कोई अधूरी कहानी जो अब पूरी होने को है। नूतन और झनक जब ऋषि से गेस्ट हाउस में मिलने गई थीं पराशर को फूल देने के बहाने, तब वह मंजर कुछ और ही मोड़ ले चुका था। पराशर वहां मौजूद नहीं था, लेकिन ऋषि ने वह पैसे नूतन को दे दिए जो पराशर ने उसे दिए थे। ऋषि के पैर में हल्की चोट लगी थी, जिसे देखकर नूतन ने कहा कि वह उसके लिए हल्दी का लेप भेज देगी। दूसरी ओर मून बेहद परेशान हो रही थी, क्योंकि ऋषि से उसका कोई संपर्क नहीं हो पा रहा था। अचानक ऋषि ने कॉल किया और मून से कहा कि वह गुस्सा न करे। मून ने रोष में जवाब दिया कि उसे इतना भी जरूरी नहीं समझा गया कि एक फोन कर लिया जाए, खासकर तब जब उनकी शादी की तारीख तय हो चुकी है। ऋषि ने शांत स्वर में जवाब दिया कि हाँ, उसे सब पता है, ये भी कि मून को शॉपिंग करनी है और यह भी कि वह 2-3 दिन में लौट आएगा। मून ने साफ कह दिया कि अब उसका इंतजार मुश्किल होता जा रहा है। इधर अर्शी और अनिरुद्ध शादी की तैयारियों में जुटे थे। अर्शी शॉपिंग की बात कर रही थी, जबकि सभी लोग मिलकर उस उत्सव की योजना बना रहे थे जो आने वाला था। लेकिन वहीं दूसरी तरफ एक अलग ही तूफान जन्म ले रहा था। नूतन और झनक जब ऋषि से मिलकर लौटे तो बुआ ने उन्हें देख लिया और गुस्से से झनक को मारने लगी। उसने आरोप लगाया कि झनक पराशर के साथ तो समय बिताती है, अब शहरी बाबू ऋषि के साथ भी नैन मटका करने लगी है। नूतन यह सुनकर तमतमा उठी और गुस्से में बुआ से बोली कि जो कुछ भी कहना है मुझसे कहिए, झनक को मत बोलिए। नूतन ने फिर ऋषि के लिए हल्दी का लेप भेजा और झनक उसे लेकर ऋषि के पास चली गई। लेकिन ये सब घटनाएं एक गहरे रहस्य की ओर बढ़ रही थीं। अर्शी, जो अब तक सिर्फ झनक की चिंता में था, अचानक एक भावनात्मक तूफान से घिर गया। झनक की उदास आंखें उसके ज़हन में घूम रही थीं। वह खुद को रोक नहीं पाया और नूतन के पास जा पहुंचा, झनक की मां के पास। उसकी आवाज में एक अजीब सी कंपी थी जब उसने कहा, नूतन जी, कृपया मुझे सच बताइए। वो कौन था जिसने आपको धोखा दिया, आपकी और आपकी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी? अर्शी अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता था कि झनक अपने पिता के बारे में कुछ न जाने। नूतन कुछ पल के लिए सन्न रह गई, जैसे वर्षों पुराना कोई घाव फिर से हरा हो गया हो। उसकी आंखें भर आईं, अतीत की कड़वी यादें उसकी आंखों के सामने धुंधली परछाइयों की तरह तैरने लगीं। कुछ देर वह चुप रही, जैसे मन ही मन कोई निर्णय ले रही हो। फिर उसने गहरी सांस ली और बोली, वो अनिरुद्ध था। ये नाम उसके होठों से निकला जैसे किसी जले हुए जख्म को कुरेद दिया गया है। अर्शी ने खुद को शांत रखने की कोशिश की, लेकिन उसकी आंखों में अब एक अलग ही आग जल रही थी। नूतन ने कहा, वह मेरा प्यार था और झनक का पिता भी, लेकिन उसने मुझे छोड़ दिया सिर्फ इसलिए क्योंकि उसे अपनी नई जिंदगी शुरू करनी थी। उसने हमारी बेटी को कभी अपनाया ही नहीं। अर्शी को जैसे एक साथ कई जवाब मिल गए थे, पर हर जवाब एक और नए सवाल को जन्म दे रहा था। उसी समय ऋषि, जो गेस्ट हाउस में था, पुलिस के सामने बोल रहा था कि पराशर वहां नहीं आया है। वह खुद उसे ढूंढ रहा है और अगर उसे कोई जानकारी मिलेगी तो वह पुलिस को बता देगा। पुलिस वहां से चली जाती है, लेकिन ऋषि का मन बेचैन था। वह पराशर से कहता है कि अब उसे यहां से चला जाना चाहिए क्योंकि पुलिस कभी भी उसे गिरफ्तार कर सकती है। ऋषि कहता है, आप मेरे साथ गेस्ट हाउस चलिए, मैं आपको छुपा दूंगा। पराशर उसकी बात मान लेता है और दोनों गेस्ट हाउस की ओर बढ़ते हैं। रास्ते में अचानक एक दुर्घटना हो जाती है, ऋषि का एक्सीडेंट हो जाता है। सड़क पर गिरा हुआ वह दर्द में कराह रहा था, लेकिन उसके मन में सबसे बड़ा डर यह था कि अब क्या होगा, क्या वह पराशर को बचा पाएगा, क्या उसका सच मून, झनक और बाकी सबके सामने आ जाएगा। हर मोड़ पर इस कहानी ने एक नई करवट ली, हर पात्र अपने अंदर कोई न कोई सच दबाए बैठा था, और अब जब अतीत की परतें खुल रही थीं, तो रिश्तों की तस्वीरें भी बदलती जा रही थीं। झनक की जिंदगी, जो कभी एक शांत धारा थी, अब तूफान की चपेट में थी। और ऋषि, उसका दर्द, उसका संघर्ष और उसके मन में छुपा डर, ये सब अब उजागर होने के कगार पर थे। किसी तरह रास्ते में पड़े हादसे के बावजूद ऋषि और पराशर गेस्ट हाउस तक पहुंच ही जाते हैं।
ऋषि के पैरों में चोट लगी होती है, जिसकी मरहम पट्टी पराशर खुद करता है। यह सब करते हुए पराशर का चेहरा गंभीर होता चला जाता है। उसका मन कहीं और भटक रहा था, जैसे कोई पुरानी कहानी फिर से उसके सामने आ खड़ी हुई हो। ऋषि उसे देखता है और पूछ बैठता है, आप हमारे बारे में इतना सब कुछ क्यों छिपा रहे हैं? मैं बस सच जानना चाहता हूँ। पराशर कुछ पल चुप रहता है, फिर भारी स्वर में कहता है, कुछ साल पहले एक शहरी बाबू आया था हमारे गांव में। उस शहरी बाबू के रिश्तेदार यहीं रहते थे, नूतन और उसकी बेटी। वही नूतन जिसके चेहरे की उदासी आज भी हमारे दिल को चीर जाती है। वह शहरी बाबू जो उसे जिंदगी भर का साथ देने का वादा करके गया था, छोड़कर चला गया। पराशर की आंखों में नमी थी। हम नूतन से बहुत प्यार करते हैं, आज भी। और उसकी बेटी झनक, वही झनक जो अब बड़ी हो गई है। यह सुनते ही ऋषि के भीतर एक तूफान सा मच जाता है। उसका चेहरा गिर पड़ता है, दिल में कुछ टूटता है। पराशर बिना कुछ और कहे वहां से जाने को होता है। वह ऋषि से कहता है, तुम अपना ख्याल रखना, और धीरे धीरे वहां से निकल जाता है। उधर ऋषि के घर में शादी की तैयारियों की चर्चा जोरों पर है। परिवार वाले, दोस्त सभी ऋषि और मून की शादी को लेकर बेहद उत्साहित हैं। बातों ही बातों में यह भी तय होने लगता है कि अब खरीदारी और अन्य रस्मों की योजना बनानी चाहिए। लेकिन इस सारे शोरगुल और खुशी के माहौल के बीच एक माँ नूतन अकेली बैठी अपनी बेटी झनक के भविष्य को लेकर चिंतित है। उसे इस बात का एहसास होता है कि अगर झनक इसी गांव में रह गई तो उसकी जिंदगी में वो ऊंचाई नहीं आएगी जिसकी वह हकदार है। उसे वो अवसर नहीं मिलेगा जो एक बड़े शहर में मिल सकता है। नूतन के मन में द्वंद्व है, वह खुद गांव छोड़कर नहीं जा सकती, लेकिन अब वह जान चुकी है कि झनक के लिए एक नया रास्ता खोलना जरूरी है। इसी सोच के साथ वह एक बड़ा फैसला लेती है। वह अपनी बेटी को शहर भेजेगी ताकि वह पढ़ाई कर सके, कुछ बन सके और अपनी जिंदगी खुद तय कर सके। इसी दौरान रश्मि की मुलाकात नूतन से होती है। ऋषि, जो अब तक भावनाओं में खुद उलझा हुआ है, अचानक नूतन से एक गंभीर सवाल पूछ बैठता है, आपकी बेटी का असली पिता कौन है? सवाल सुनकर नूतन कुछ क्षण के लिए स्तब्ध रह जाती है। उसकी आंखें छलक उठती हैं। फिर धीमे स्वर में कहती है, वो कोलकाता से था, लेकिन उसने मेरी एक न सुनी। अपनी ही संतान को अपनाने से इनकार कर दिया। झनक को उसका हक नहीं दिया जो हर बच्चे को मिलना चाहिए, अपने पिता का प्यार। ऋषि की आंखें नम हो जाती हैं। एक सन्नाटा उसकी आत्मा में उतर आता है। वह महसूस करता है कि यह कोई मामूली कहानी नहीं, बल्कि टूटे हुए रिश्तों और अधूरे सपनों की दास्तान है। वह ठान लेता है कि अब उस इंसान को सबक सिखाना होगा जिसने न केवल नूतन का दिल तोड़ा, बल्कि एक मासूम बच्ची को भी पिता के प्यार से महरूम कर दिया। ऋषि नूतन से कहता है, अगर आप मुझे उसकी तस्वीर दिखा सकें तो शायद मैं उसे पहचान पाऊं, क्योंकि मैं भी कोलकाता से हूं। जैसे ही नूतन अनिरुद्ध की तस्वीर ऋषि को दिखाती है, ऋषि का चेहरा एकदम पीला पड़ जाता है। उसकी सांसें थम सी जाती हैं। वह उस तस्वीर को देखता रह जाता है, मानो किसी ने उसका दिल चीर दिया हो। वह तस्वीर किसी और की नहीं बल्कि मून यानी अदिति के पिता अनिरुद्ध की होती है। उस पल पूरी कहानी उलट जाती है। ऋषि को ऐसा झटका लगता है जिसे सहना आसान नहीं। एक तरफ वह मून से सच्चा प्यार करता है, वहीं दूसरी ओर मून का पिता वही इंसान निकलता है जिसने नूतन और झनक को उनके हक से वंचित किया। अब सवाल यह उठता है, क्या ऋषि मून को यह सच बताएगा? क्या वह अपनी होने वाली पत्नी के पिता के खिलाफ जाकर नूतन और झनक का साथ देगा, या फिर यह सच मून के सामने खुद ब खुद आ जाएगा? कहानी एक नाजुक मोड़ पर पहुंच चुकी है। अब हर रिश्ता एक कसौटी पर है। क्या ऋषि अपने प्यार को बनाए रख पाएगा या उसका सच मून को हमेशा के लिए उससे दूर कर देगा? क्या अर्शी, जो अब तक हर स्थिति में संयम बनाए हुए था, इस सच के बाद मून और ऋषि के रिश्ते को बचा पाएगा? वहीं दूसरी ओर मून अब खाना नहीं खा रही है। उसका मन बेचैन है, वह सिर्फ ऋषि की चिंता कर रही है। यह देखकर अर्शी बोलता है, तुम्हें अब भी ऋषि की फिक्र है?
अनिरुद्ध भी यह सब देखकर चुप नहीं रह पाता और कह देता है, तुम ऋषि के घर में भी इसी तरह बात कर रही थी। मून, जो अब तक शांत थी, अचानक पूछ बैठती है, बाबा, आप इस तरह क्यों बोल रहे हैं? क्या हुआ है? इस पर अनिरुद्ध की चुप्पी टूटती है। वह मून को साफ साफ बता देता है कि शादी के बाद ऋषि और मून उसकी फैमिली के साथ नहीं रहेंगे। यह सुनकर मून चौंक जाती है। वह अपनी माँ की तरफ देखती है और बोलती है, मॉम, आपने क्या कहा था? अब यह साफ हो गया था कि एक बड़ा सच धीरे धीरे हर किरदार की जिंदगी में प्रवेश कर चुका है। यह सच न केवल रिश्तों को परखेगा, बल्कि यह भी तय करेगा कि कौन किसके साथ खड़ा होता है और कौन अपने रिश्तों की असलियत से मुंह मोड़ता है। आने वाले दिनों में हर एक पात्र को अपने निर्णयों और भावनाओं के बोझ तले झुकना होगा, क्योंकि अब सिर्फ प्यार नहीं, इंसाफ भी दांव पर है।